नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट या हम कह सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर हमारा चल रहा था और बायोमोलिक्यूल्स में लास्ट 3 वीडियोज के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं लिपिड एंड फैट के बारे में। फैट क्या है दोस्तों? फैट लिपिड का रूप होता है। लिपिड को बायोमोलिक्यूल के अंदर रखा गया है, जैव अणु के अंदर रखा गया है। यदि हम बात करें बसा और बसा के व्युत्पन्न जो होते हैं दोस्तों, वो याद रखना क्या कहलाते हैं? लिपिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? लिपिड कहलाते हैं। बसा और बसा के व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? लिपिड कहलाते हैं। लिपिड क्या है? लिपिड जो नाम दिया था वो व्लर ने दिया था। किसने दिया था? व्लर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सबसे पहले हम बात करें कि लिपिड नाम किसने दिया था, तो लिपिड नाम दिया था व्लर ने। किसने दिया था? व्लर ने दिया था। लिपिड क्या होते हैं? बसा और बसा के व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? लिपिड कहलाते हैं। यदि हम बात करें महत्वपूर्ण पॉइंटों की, तो बसा तथा बसा के व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? लिपिड कहलाते हैं। बसा तथा बसा के व्युत्पन्न लिपिड कहलाते हैं। जैसे बसा के व्युत्पन्न क्या होंगे? बसीय अम्ल, फैटी एसिड्स, वो भी क्या होंगे? लिपिड होंगे। बसा याद रखना दोस्तों किससे मिलकर बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बनने वाले यौगिक हैं। या लिपिड भी किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है। जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट में होता है उस प्रकार से लिपिड या बसा के अंदर नहीं होता है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। बसा जो होती है दोस्तों, ये शरीर को लंबे समय बाद ऊर्जा देती है, लॉन्ग टाइम बाद एनर्जी प्रोवाइड करती है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज दिया जाता है और लॉन्ग टाइम बाद जो एनर्जी देती है हमें, वो है दोस्तों फैट या बसा। जैसे एक खेल के मैदान में खिलाड़ी को यदि एनर्जी गेन करनी है तो उसे ग्लूकोज लेना पड़ेगा, उसे कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन आता है कि उपवास के समय, फास्टिंग के समय, अनशन के दौरान हमारी बॉडी को ऊर्जा किससे मिलती है? तो अनशन के समय हमारी बॉडी को ऊर्जा जो मिलती है दोस्तों, वो याद रखना फैट से मिलती है। किससे मिलती है? फैट से मिलती है, बसा से मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि लंबे समय बाद शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? फैट से मिलती है, बसा से प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, लिपिड जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कार्बनिक विलायक होते हैं, कुछ कार्बनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे एसीटोन, क्लोरोफार्म, बेंजीन, गर्म एल्कोहल, इनके अंदर क्या होते हैं? ये घुल जाते हैं। लिपिड्स जो होते हैं वो जीव द्रव्य में सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगनी से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जस्ट डबल एनर्जी देते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज अणु का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम बसा का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका मतलब जस्ट कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या हो गया? मामला डबल हो गया। कैसा हो गया? डबल हो गया। जंतुओं में जो भोजन का संचय होता है वो हमेशा बसा के रूप में होता है। हमें व्रत के दौरान जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? बसा से मिलती है, क्योंकि पहले से संचित जो बसा है वो हमारे काम में आने लग जाती है। ये तब होता है जब वास्तव में हम व्रत हैं। व्रत का मतलब भरत नहीं होता कि व्रत का मतलब कि सुबह सुबह आपने जाके चाय पी ली, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो चलता है। फिर आपने केले खा लिए 4-5, उसके बाद आपने फलाहारी नमकीन खा ली, फिर फलाहारी चिप्स खा लिया आपने, फिर बर्फ़ी खा लिया आपने, कुछ मिठाई
खा ली, उसके बाद आपने आजकल तो फास्ट की हर चीज़ें मार्केट में उपलब्ध होने लगी हैं, पूड़ी आती हैं, अपने समोसे आते हैं, कचौरी जैसी चीज़ें, समोसे जैसी चीज़ें भी याद रखना फास्ट के आने लग गई, कोफ्ते आने लग गए। अब उनको आप खाओगे ठूस ठूस के, साबूदाने की खिचड़ी आप खाओगे पूरा आधा किलो की, तो व्रत का मतलब क्या हुआ? फिर तो आपने इतनी एनर्जी ली। व्रत का मतलब है कि उस दिन बॉडी में कम से कम भोजन जाए ताकि हमारे पाचन तंत्र को रेस्ट मिले। दूसरा, हमारी बॉडी में लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम से निकलते हैं जल अपघटनीय एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि क्या काम करते हैं? जलीय अणुओं को तोड़ने का काम, भोजन के जो अणु वगैरह होते हैं उनको तोड़ते हैं। लेकिन जब भोजन नहीं मिल पाता है तो भोजन की अनुपस्थिति में लाइसोसोम से निकलने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम आसपास की कोशिकाओं को ही डैमेज कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। तो लाइसोसोम जो होता है वो रोगग्रस्त कोशिकाओं को भी नष्ट करता है, कैंसर जैसी सेल्स को भी हमारी बॉडी में नष्ट किया जा सकता है। तो भूखा रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, लाभदायक भी है। लाभदायक तो कब होगा? जब आप महीने में 15 दिन में एक बार व्रत रखते हो। जैसे एकादशी का व्रत आपने एक बार अखबार में पढ़ा होगा, और आज भी एकादशी है, राधे राधे बोल सकते हो एकादशी के दिन, बहुत पुण्य मिलता है, अच्छा नाम है, हमेशा बोलना चाहिए। एकादशी के दिन दोस्तों हमारे भारत के अलावा जो अन्य देश के वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी एकादशी के व्रत को, जो भारत देश में विशेषकर होता है, इसकी बहुत प्रशंसा की है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि भारत के अंदर जो एकादशी का व्रत होता है वो इतना लाजवाब, इतना शानदार व्रत है कि उससे हमारी पूरी बॉडी फिल्टर हो जाती है, हमारे लीवर को पुनर्जन्म मिल जाता है, शरीर के अंदर रोगग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति सप्ताह में या 15 दिन में या महीने में एक दिन का व्रत रखे, 24 आवर्स अपनी बॉडी में कम से कम फूड ले, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है। और लाइसोसोम से निकलने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या काम करते हैं? रोगग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जो कि बॉडी के लिए एक अत्यंत फायदेमंद माना जाता है। तो इस प्रकार का व्रत रखने से हमारी बॉडी क्या रहती है दोस्तों? स्वस्थ रहती है, क्योंकि वो वास्तविक व्रत होता है, उसमें अन्न वगैरह उस दिन बिल्कुल नहीं जाता है, कुछ हल्का फुल्का जाता है। क्योंकि उसको करने वाले थोड़े मैच्योर लोग होते हैं, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे मम्मी पापा की उम्र के लोग होते हैं, तो वो अच्छे से व्रत करते हैं। और जो युवा पीढ़ी है वो केवल नाम का व्रत करती है, व्रत के साथ साथ हमारा भरत चलता रहता है, कभी केले खा लिए, नमकीन, चिप्स, सब कुछ खाते रहते हैं और फिर बोलते हैं साहब व्रत है। और देखो महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक चीज जो बनती है वो तेल में बनती है, घी में बनती है, और तेल घी से तो एनर्जी वैसे ही डबल मिलती है। यानी व्रत के दिन हमें लेनी चाहिए थी एनर्जी आधी, ले ली हमने डबल, इसका मतलब व्रत हमारा नहीं हुआ, वो तो व्रत में हो गया, वो तो फास्ट की जगह स्लो स्लो अपन कहीं ना कहीं उसमें खा रहे हैं, जो कि बॉडी के लिए क्या होगा? वो नुकसानदायी रहता है, या फिर कोई व्रत करने का कोई फायदा ऐसा नहीं मिल पाता है। तो वैज्ञानिक कारण व्रत का हमारा ये था। तो आगे हम इसमें बढ़ते हैं, अब एक एक चीज के बारे में लिखेंगे, बसा के टाइप्स वगैरह भी हम पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं, सारी चीज में पढ़ने वाले हैं। तो बसा और बसा के व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? लिपिड कहलाते हैं। किस किस से मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित होते हैं। किस किस से बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित होते हैं। इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो रेशो है वो याद रखना 2:1 नहीं होता है, 2:1 नहीं होता है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम पाई जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में याद रखना कम पाई जाती है। लिपिड्स जो होते हैं दोस्तों वो जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, नॉन सॉल्युबल होते हैं। जल में अघुलनशील होते हैं, नॉन सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? नॉन सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और गर्म अल्कोहल में क्या होते हैं दोस्तों? ये घुल जाते हैं। कार्बनिक विलायकों में एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, इनमें घुल जाते हैं। तो जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन
कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक सॉल्वेंट्स, जैसे किस किस में घुलनशील होते हैं, तो एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, तथा गर्म अल्कोहल में कैसे होते हैं, याद रखना, घुलनशील होते हैं। हॉट अल्कोहल के अंदर घुलनशील होते हैं। लिपिड जो होते हैं वो जीव द्रव्य में कणिका के रूप में उपस्थित होते हैं। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म वो जीव द्रव्य में कणिका के रूप में पाए जाते हैं, कणिका के रूप में उपस्थित होते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, कणिका के रूप में उपस्थित होते हैं। आगे हम बात करते हैं, लिपिड्स बहुलक का निर्माण नहीं करते हैं। लिपिड्स याद रखना पॉलीमर नहीं बनाते हैं, पॉलीमर नहीं बनाते हैं। लिपिड्स बहुलक का निर्माण नहीं करते हैं या बहुलक नहीं बनाते हैं। ये मेनली इसके कुछ लक्षण हैं। अगला लक्षण हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दोगुने से ज्यादा एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगनी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगनी ऊर्जा इसमें प्राप्त होती है, याद रखना। जंतुओं में भोजन का जो संचय होता है, जंतुओं में भोजन का जो संचय होता है वो याद रखना वसा के रूप में होता है। जंतुओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है दोस्तों, वसा के रूप में होता है। किस रूप में होता है, वसा के रूप में होता है। मेल्टिंग पॉइंट गलनांक के आधार पर लिपिड को हम वसा या तेल में बांटते हैं। तेल का गलनांक वैसे कम होता है और वसा का गलनांक ज्यादा होता है। कुछ लिपिड्स के अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है। वैसे मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ये बने होते हैं। कुछ लिपिड्स में फास्फोरस उपस्थित होता है, जैसे लैक्टिन। लैक्टिन इसके अंदर याद रखना फास्फोरस पाया जाता है। गलनांक के आधार पर लिपिड को वसा और तेल में बांटा गया है। वसा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो ज़्यादा होता है और तेल का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो थोड़ा क्या होता है, कम होता है, याद रखना। अब हम वसा की बात करें, जो अपन भोजन के रूप में लेते हैं वो लिपिड में से क्या लेते हैं, अपन वसा लेते हैं, फैट लेते हैं। और फैट भी याद रखना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बनी होती है। जो वो कॉमन लक्षण है वो सेम रहेंगे। वसा शरीर को लंबे समय बाद ऊर्जा प्रदान करती है। लगभग 20 से 30% ऊर्जा हमारे शरीर को किससे मिलती है, वसा से प्राप्त होती है। तो वसा जो है वो शरीर को, वैसे एक बार लिपिड का मैं टाइप्स और लिख देता हूं यहां पर।
लिपिड्स को वैसे 3 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। लिपिड्स का वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो लिपिड्स वैसे 3 टाइप में आते हैं। एक तो सरल लिपिड, सिंपल लिपिड जिसमें फैट आती है, वसा जो होती है वो सिंपल लिपिड में आती है, याद रखना। दूसरी आती है संयुग्मित लिपिड, जिनको कहा जाता है कॉन्जुगेटेड लिपिड। और संयुग्मित लिपिड का उदाहरण है जैसे फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, जैसे फास्फोलिपिड। यानी लिपिड के साथ जब कोई अन्य अणु जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं संयुग्मित लिपिड। फास्फोरस प्लस लिपिड, फास्फोलिपिड का मतलब क्या हुआ, फास्फोरस प्लस लिपिड। ऐसे ही ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोजन प्लस लिपिड, ग्लाइकोलिपिड, संयुग्मित लिपिड, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। तीसरा आता है व्युत्पन्न लिपिड, डेराइव्ड लिपिड। व्युत्पन्न का मतलब जो इनके अपघटन से व्युत्पन्न होते हैं उनको कहा जाता है व्युत्पन्न लिपिड। क्या कहते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न लिपिड के नाम से जाना जाता है। और व्युत्पन्न लिपिड में आते हैं जैसे स्टीरॉइड्स वगैरह है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, जैसे स्टीरॉइड्स तथा कोलेस्ट्रॉल, ये किस्म आते हैं व्युत्पन्न लिपिड के अंदर आते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं दोस्तों वसा के बारे में। वसा शरीर को लंबे समय बाद ऊर्जा प्रदान करती है, लंबे समय बाद ऊर्जा प्रदान करती है। अनशन के दौरान या व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है। अनशन या व्रत के दौरान शरीर को जो ऊर्जा होती है वो याद रखना वसा से प्राप्त होती है, क्योंकि भोजन का संचय किसके रूप में होता है, वसा के रूप में होता है। वसा से हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा से शरीर को ऊर्जा प्राप्ति होती है लगभग 20 से 30%। कितनी होती है, 20 से 30% ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा हम बात करें शरीर में वसा की मात्रा वजन का कितना % होती है, तो वजन का लगभग 8 से 9% भाग जो होता है वो क्या पाई जाती है, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर वसा की मात्रा पाई जाती है। वसा के पाचन की यदि हम बात करें, डाइजेशन ऑफ फैट, वसा का पाचन, तो वसा का पाचन होता है लाइपेज एंजाइम द्वारा। लाइपेज एंजाइम के द्वारा फैट का क्या होता है दोस्तों, डाइजेशन होता है। वसा से एनर्जी मिलती है 20 to 30% के आसपास मिलती है। 1 ग्राम फैट का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, 1 ग्राम फैट का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में
वसा का निर्माण होना, सिंथेसिस ऑफ फैट, सिंथेसिस ऑफ फैट, वसा का निर्माण होना क्या कहलाता है? लाइपोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइपोजेनेसिस। और शरीर में वसा का टूटना, शरीर में वसा का टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ये कहलाता है लाइपोलाइसिस। क्या कहलाता है? लाइपोलाइसिस। शरीर में वसा का टूटना क्या कहलाता है? लाइपोलाइसिस कहलाता है। ऑपरेशन द्वारा शरीर से वसा को बाहर निकालना क्या कहलाता है? लाइपोसक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइपोसक्शन कहलाता है। ऑपरेशन द्वारा, ऑपरेशन द्वारा वसा को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? लाइपोसक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइपोसक्शन कहलाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं अपने। वसा जो होती है दोस्तों वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ फैट, वसा के प्रकार, वसा के प्रकार की यदि हम बात करें तो वसा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, टू टाइप्स। सबसे पहली है जंतु वसा, जिसको कहा जाता है एनिमल फैट। दूसरी है पादप वसा, प्लांट फैट। जंतु वसा जो होती है ये जंतुओं से प्राप्त होती है। जंतु वसा किससे प्राप्त होती है? जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसे घी, दूध, मक्खन, अंडे, दही, मांस, मछली का तेल, पनीर आदि। ये सभी याद रखना जंतु वसा कहलाती है, एनिमल फैट कहलाती है। पादप वसा का मतलब है जो पादपों से प्राप्त होती है। जो प्लांट से हम गेन करते हैं वो है पादप वसा। जैसे अरंडी का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, ताड़ का तेल, बादाम का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, तिलहन का तेल, ये मूंगफली का तेल, ये सब किस में आते हैं? प्लांट ऑयल में आते हैं, प्लांट फैट के अंदर आते हैं। तो जैसे अरंडी, नारियल, सूरजमुखी, सरसों, ताड़, तिलहन आदि का तेल, ये सब याद रखना किस में आते हैं? पादप वसा के अंदर आते हैं। अब जो बात बोल रहा हूं वो थोड़ी महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान देंगे। पादप वसा जो होती है और जंतु वसा जो होती है, इस जंतु वसा को कहा जाता है संतृप्त वसा। सैचुरेटेड फैट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड फैट कहते हैं। जबकि पादप वसा को कहा जाता है अनसैचुरेटेड फैट या असंतृप्त वसा के नाम से जाना जाता है। तो इसको तो क्या कहते हैं? संतृप्त वसा कहा जाता है। क्या कहते हैं? संतृप्त वसा कहते हैं, या इसको सैचुरेटेड फैट के नाम से जाना जाता है। और संतृप्त वसा जो होती है ये सामान्यतया ठोस अवस्था में होती है। सामान्यतया जनरली संतृप्त वसा कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है, तथा कम क्रियाशील होने के कारण
आसानी से कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाती है ये। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है ज़्यादा होना बॉडी के लिए हानिकारक होता है। वर्तमान में जो हार्ट अटैक वगैरह की जो बीमारियां ज़्यादा बन पा रही हैं वो मात्र कोलेस्ट्रॉल के कारण ही बन पा रही हैं। इसका मेन एक कारण कोलेस्ट्रॉल है। तो भोजन में एनिमल फैट कम होना चाहिए, यदि है तो प्रॉपर रूप से फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम करना जरूरी है। पहले के लोग बाग घी पीते थे, खाते नहीं थे, घी पीते थे, फिर भी उनको कभी हार्ट की बीमारी या इस तरह की बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि वो प्रॉपर एक्सरसाइज करते थे, मेहनत करते थे, घी को कंज्यूम करते थे बॉडी के अंदर। घी खाना और घी को पचाना अलग अलग बात होती है। खा तो सब सकते हैं, प्रोटीन का पाउडर हर कोई ले सकता है, लेकिन प्रोटीन पाउडर लेने से बॉडी नहीं बनती है। प्रोटीन का पाउडर लेने के बाद या प्रोटीन खाने के बाद आप एक्सरसाइज कितनी करते हो, मसल्स के द्वारा उसको कितना कंजप्शन कर पाते हो, बॉडी हमारी उससे बनती है। हमारी हड्डियां मजबूत उस घी से होती हैं। जब घी को पीने के बाद हम मेहनत कितनी करते हैं, हम एक्सरसाइज कितनी करते हैं। ओनली घी आप ये खाओगे आप और एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हमारा मोटापा बढ़ जाएगा, हार्ट ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित कई सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। इसलिए जंतु वसा भोजन में कम होनी चाहिए। जिससे घी वगैरह है, पनीर वगैरह है, मक्खन वगैरह है, ये कम होना चाहिए। और है तो एक प्रॉपर रूप से शारीरिक व्यायाम करना जरूरी होता है। तो इसीलिए भोजन में कई बार जब हार्ट का पेशेंट होता है, ब्लड का पेशेंट होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड रोगों का, तो डॉक्टर थोड़ा सा कहता है कि दही की मात्रा कम कर दो या पनीर वगैरह मत लो, मांस वगैरह मत खाओ। इसके अलावा हम बात करें इसे घी वगैरह की मात्रा कम कर दो। तो क्योंकि जंतु वसा जल्दी से कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाती है, थोड़ी कम एक्टिव होती है, सामान्यतः ठोस अवस्था में होती है और कम क्रियाशील होने के कारण आसानी से कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता क्या होती है, शरीर के लिए हानिकारक होती है। इससे ब्लड रक्त परिसंचरण, हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती हैं। अब यहां पर फिर से एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि इसका अपवाद क्या है। संतृप्त वसा का अपवाद क्या है? तो संतृप्त वसा का अपवाद याद रखना आप, मछली का तेल। मछली का तेल है तो जंतु वसा है, लेकिन मछली का तेल याद रखिएगा असंतृप्त वसा में आता है, अनसैचुरेटेड फैट के अंदर आता है। मछली का तेल कभी भी शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है। मछली के तेल में अल्फा लिनोलिनिक एसिड या ओमेगा 3 बसीय अम्ल पाए जाते हैं, जो कि व्यक्ति के मानसिक विकास एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर माने जाते हैं, याद रखना। इसलिए मछली का तेल के कैप्सूल आते हैं मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए, फिजिकल पावर को बढ़ाने के लिए, फिजिकल हेल्थ को बढ़ाने के लिए। किसका यूज करते हैं याद रखना, स्वस्थ रखने के लिए फिश ऑयल कैप्सूल का यूज करते हैं, मछली के तेल के कैप्सूल का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें इधर पादप वसा क्या है, तो पादप वसा को दोस्तों असंतृप्त वसा कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त वसा कहते हैं। अनसैचुरेटेड फैट कहा जाता है इसको, अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, क्योंकि पादप वसा जो होती है वो सामान्यतया कैसी होती है, द्रव अवस्था में होती है। कैसी होती है? जनरली द्रव अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। तथा जंतु वसा की तुलना में ये क्रियाशील थोड़ी ज्यादा होती है, याद रखना। जंतु वसा की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है। जंतु वसा की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है, मोर एक्टिव होती है ये। इसका भी अपवाद है नारियल तथा ताड़ का तेल। नारियल तथा ताड़ का तेल, कोकोनट एंड पाम ऑयल।
नारियल तथा ताड़ का तेल, ये दो तेल ऐसे हैं, याद रखना, जो होते तो पादप वसा हैं, और पादप वसा को हमने कहा है असंतृप्त वसा, लेकिन ये संतृप्त वसा के अंदर आते हैं, ये बॉडी के लिए हानिकारक भी होते हैं। ये संतृप्त वसा के उदाहरण हैं। सैचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल हैं, ये संतृप्त वसा के उदाहरण हैं, याद रखना। नारियल का तेल और ताड़ का तेल, ये दोनों किस्म आते हैं, संतृप्त वसा के अंदर आते हैं। नारियल का तेल तो दोस्तों जम जाता है घी की तरह, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यदि कोई वसा ठोस अवस्था प्राप्त कर लेती है तो उसे घी कहते हैं, और यदि द्रव अवस्था में ही रहती है तो उसे क्या कहा जाता है, तेल या ऑयल के नाम से जाना जाता है। तो वसा मोस्टली कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार की हुई, एक जंतु वसा और दूसरी कौन सी है दोस्तों, पादप वसा, एनिमल फैट, और एक कौन सी है, प्लांट फैट के नाम से जानी जाती है। नोट लगा के हम बात करें कि यदि कोई वसा 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था प्राप्त कर ले तो उसको कहते हैं घी, और यदि ठोस अवस्था प्राप्त नहीं करे या फिर वो इस अवस्था में, इस ताप पर द्रव अवस्था में ही रहे तो उसको क्या कहते हैं, ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑयल कहा जाता है। तो ये घी और तेल में मेन अंतर होता है। ये हमारी जंतु वसा और पादप वसा कहलाती है। अगर हम बात करें मछली का तेल, तो मछली के तेल में अल्फा लिनोलिनिक एसिड और क्या पाए जाते हैं, ओमेगा 3 बसीय अम्ल, ओमेगा 3 बसीय अम्ल, ये उपस्थित होते हैं, और ये व्यक्ति के मानसिक विकास एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर माने जाते हैं। मानसिक विकास एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कैसे माने जाते हैं, ये बेहतर माने जाते हैं, लाभदायक माने जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में, शरीर में वसा की कमी हो जाए तो वसा की कमी होने पर त्वचा में ड्राइनेस आ जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, त्वचा में शुष्कता आ जाती है, स्किन ड्राइनेस, त्वचा में शुष्कता आ जाती है, और अधिकता से शरीर में वसा की अधिकता होने पर मोटापा बढ़ जाता है। शरीर में वसा की अधिकता होने पर मोटापा बढ़ जाता है, ओबेसिटी रोग हो जाता है। इसके अलावा हार्ट तथा रक्त परिसंचरण तंत्र संबंधी रोग जन्म लेते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड रोग पैदा हो जाते हैं यदि अधिकता हो जाती है तो, और कमी होने पर त्वचा में क्या आ जाती है दोस्तों, शुष्कता आ जाती है। तो ये बात थी दोस्तों, हमने इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने जो बात की है वो लिपिड में फैट की बात की है। फैट हमारे संतुलित भोजन का एक मेन पार्ट है जो कि जरूरी है। इससे हमारी बॉडी को लगभग 20 से 30% एनर्जी मिलती है। सारी चर्चा हमने की है, वसा क्या होती है, लिपिड क्या होते हैं, किसमें घुलनशील होते हैं, और वसा कितने प्रकार की होती है। इसके अलावा हमने बात की है संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, वसा के स्रोत कौन कौन से हैं, इस सारी चर्चा हमने इस पार्ट के अंदर की है। तो वसा वाला जो पार्ट था दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।